आज हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशन। आई नो ये थोड़ा सा ट्रिकी चैप्टर है, बट हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे सारे कॉन्सेप्ट को समझ के। सो देखो, ग्रेविटेशन, जब हम बचपन से ग्रेविटेशन सुनते हैं तो हमें भाई एक ही वर्ड, एक ही सिचुएशन दिमाग में आती है। कोई भी चीज़ है उसे ऊपर से नीचे गिराओ, वो नीचे गिर जाएगी ड्यू टू ग्रेविटी। ये सबको इतनी बेसिक नॉलेज है अबाउट द ग्रेविटेशन, लेकिन ये एक्चुअल में ग्रेविटेशन होता क्या है, इसकी डिस्कवरी कैसे की, ये कैसे हुई, इसका फोर्स जो लगता है, बाकी की सिचुएशंस, ये सब हम क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो बेसिकली इंट्रो में ये बताया गया है कि वी नो दैट कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट में के मोशन होता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है या जब भी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है, तो उसके लिए एक ही फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है, फोर्स। अगर ये एक कार है, ये इधर वही है, और अगर मैं इधर क्या लगाऊँ, फोर्स लगा दूँ, इसे मैं पुश करूँ, सो ये मूव करेगी, मतलब ये मोशन में आ जाएगी। वेयर एज अगर एक बॉल आ रही है, ठीक है, एक मूविंग बॉल आ रही है, उसे मैं फोर्स लगा के स्टॉप कर दूँ तो वो क्या हो जाएगी, रेस्ट पे आ जाएगी। सो इसके लिए भी क्या रिस्पॉन्सिबल है, फोर्स। सो फोर्स से हम डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, शेप, साइज, उसे रेस्ट में रह सकते हैं, उसे मोशन में, ये सब हम किसके थ्रू कर सकते हैं, फोर्स की वजह से। तो हमने ये ऑब्जर्व किया दैट जब भी हम एक ऑब्जेक्ट को हाइट से ड्रॉप करेंगे तो वो हमेशा अर्थ की तरफ ही गिरेगा। जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड ही मूव करेंगे, रिवॉल्व करेंगे। जो मून है वो अर्थ के अराउंड ही रिवॉल्व करेगा। सो इस केसेस में, इन सब केसेस में ऐसा कुछ तो होगा ना, फोर्स जो इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। सो इस फोर्स का नाम इसैक न्यूटन ने डिस्कवर किया था, जो कि है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही जितने भी प्लैनेट्स होते हैं वो सन के अराउंड मूव करते हैं और मून अर्थ के अराउंड मूव करता है, ठीक है। सो नाउ ग्रेविटेशन, सो वी नो दैट मून जो है वो अर्थ की, ये हमारी अर्थ है, ठीक है, और इसके अराउंड हमारा क्या होता है, मून होता है, और वो रिवॉल्व करता है। एंड ऑब्जेक्ट जब हम उसे हाइट से गिराते हैं देन वो नीचे गिर जाता है। सो इट इज़ सेड दैट जब जो न्यूटन थे, इसैक न्यूटन थे, जब वो एक बार पेड़ के नीचे बैठे थे तो एक एप्पल उन पे गिर गया था। तो उन्होंने सोचा दैट अगर अर्थ जो है वो एप्पल को अट्रैक्ट कर सकती है, ठीक है। जब वो एप्पल जो था वो ट्री से नीचे गिर गया तो अर्थ ने एप्पल को अट्रैक्ट किया। तो जब एप्पल को अट्रैक्ट कर सकती है अर्थ, तो क्या ये मून को अट्रैक्ट नहीं करती होगी? और क्या जब अट्रैक्शन हो रहा है तो फोर्स सेम होगा? सो उन्होंने जब आगे चल के डिस्कवरी की तो उन्हें पता चला हाँ, दोनों केसेस में फोर्स जो है वो सेम ही होगा, और हाँ, जो अर्थ है वो भी मून को अट्रैक्ट करती है थ्रू द ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये जितनी भी लाइनें हैं ये मैं आपको एक एक्टिविटी के थ्रू समझाऊंगी, ठीक है। मैंने क्या किया, इस चैप्टर 7 में भी थी ऐसी शॉर्ट एक्टिविटी। एक ये रियल लाइफ में भी कर सकते हो आप कोई से भी धागा ले लो, थ्रेड ले लो, ठीक है, किसी भी चीज़ से बांध दो, शार्पनर से बांध दो, स्टोन से बांध दो, और अगर आप उसे गोल गोल घुमाओगे, इफ़ यू विल मूव द स्टोन अराउंड यू, तो क्या होएगा, वो सर्कुलर पाथ में कुछ ऐसे मूव करता जाएगा। लेकिन अगर आपने उसको छोड़ दिया तो वो किस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। दोबारा से बताती हूँ, ये हम मूव करे जा रहे हैं। सो जो हमारा, अगर आपने उसे छोड़ दिया तो वो सीधा इधर स्ट्रेट जाएगा, अगर हमने इस पॉइंट पे छोड़ा तो वैसे स्ट्रेट जाएगा। तो बेसिकली वो कहाँ पर जाएगा, स्ट्रेट जाएगा। बात समझ में आ रही है? अभी आपको लाइन से और भी अच्छी तरह समझ में आएगी। दैट ही आर्ग्यूड दैट एट ईच पॉइंट ऑफ इट्स ऑर्बिट। अब हमने एक एक्टिविटी के थ्रू समझा था, और अब मैं आपको ये इसके थ्रू बताऊंगी अर्थ और मून वाले केस से। दैट ये ऑर्बिट है जिसके जो, और बीच में अर्थ है और इधर मून है, ठीक है। तो ऑर्बिट के हर एक पॉइंट पे मून जो है वो अर्थ की तरफ गिर रहा है। इट मीन्स अर्थ जो है वो अट्रैक्ट कर रहा है अर्थ को, ठीक है, इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑफ इन अ स्ट्रेट लाइन। क्योंकि उस पर कुछ तो फोर्स लग रहा है ना। अगर फोर्स नहीं लगता तो वैसे स्ट्रेट चला जाता है, बट ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ है वो मून को अट्रैक्ट कर रहा है, और इसलिए वो हमारा मूव कर रहा है अराउंड। सो इट मस्ट बी अट्रैक्टेड बाय द अर्थ, बट वी डू नॉट रियली सी द मून फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ, ठीक है। अब हर एक ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट करता है एक दूसरे ऑब्जेक्ट को, नो मैटर वॉट। अगर मैं हूँ तो मैं भी फ़ोन को अट्रैक्ट कर रही हूँ। एनीथिंग जो हमारे अराउंड है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। बट फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये एक पेन है और ये मैं हूँ, ठीक है, तो दोनों चीज़ एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है। मैं पेन को कर रही हूँ और पेन मुझे कर रहा है,
बट जस्ट बिकॉज जो पेन का मास है वो हमारा क्या है, स्मॉल है, इतना ज़्यादा नहीं है, वेयर एज मेरा जो है ज़्यादा है, इसलिए हमें पेन वाला जो फोर्स है जो वो है दिखाई नहीं देता है। लेकिन जस्ट बिकॉज मेरा फोर्स ज़्यादा है इसलिए हमें दिखाई देता है। सो बेसिकली ये हमारा मास पे डिपेंड करता है। ओके, सो अब इस एक्टिविटीज़ के रिलेटेड देख लेते हैं। दैट बिफोर द थ्रेड द स्टोन मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ। ठीक है, थ्रेड रिलीज़ करने से पहले वो ऑब्वियसली ऐसे सर्कुलर घूम रहा था विद अ सर्टेन स्पीड, और वो चेंज कर रहा था डायरेक्शन, मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही थी, ऐसे ऐसे फिर ऐसे। ठीक है, सो उसकी जो डायरेक्शन था वो हर एक पॉइंट पे चेंज हो रहा था। ठीक है, द चेंजेस डायरेक्शन इन्वॉल्व चेंज इन वेलोसिटी, एक्सीलरेशन। ठीक है, सो द फोर्स जिसके वजह से ये एक्सीलरेशन हुए और जिससे बॉडी मूव करती है अराउंड द सर्कुलर पाथ, उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। ये सेंटर सीकिंग फोर्स भी कहते हैं, जस्ट बिकॉज ये हमारा सेंटर की टुवर्ड्स अट्रैक्ट करता है। इस इन द एब्सेंस ऑफ दिस फोर्स हमारा जो स्टोन था, जैसे कि मैंने आप बताया था, वैसे स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा। ठीक है, तो टेंजेंट टू ए सर्कल भी यही है, दैट एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो सर्कल के एक पॉइंट पे मिलती है उसे हम टेंजेंट टू द सर्कल कहते हैं। जैसे अगर हम ए बी सी में देखें तो हमारा जो बी है इट इज़ टेंजेंट टू द सर्कल। ठीक है, तो अब ये सारा वही है जो मैंने आपको समझाया, दैट जो हमारा मोशन हो रहा है मून का अराउंड अर्थ वो किसके वजह से होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स के वजह से। क्यों होता है, क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो मून को अट्रैक्ट करती है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगाती है। सो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है इट इज़ प्रोवाइडेड बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय द अर्थ, वो अट्रैक्ट करती है मून को। और अगर कोई ऐसा फोर्स नहीं होता तो वो यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन में फ्लाई ऑफ हो जाता। इट इज़ सीन दैट जब हम फॉलिंग जो हमारा जो एप्पल गिरता है तो वो हमारा नीचे गिरता है, मीन्स जो हमारा अर्थ है वो एप्पल को अट्रैक्ट कर रही है। क्या एप्पल भी अट्रैक्ट कर रहे हैं? देखो ये मैंने आपको पहले समझा दिया था, तो मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाऊंगी। दैट अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमने पढ़ा था दैट अब हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाता है। तो वही चीज़ें रखी है दैट जो एप्पल है वो भी अर्थ को अट्रैक्ट करते हैं, लाइक द वे अर्थ अट्रैक्ट्स द एप्पल। लेकिन जस्ट बिकॉज हमारा ये लाइन समझाई थी दैट जैसे कि हमें पता है दैट फोर्स इज इक्वल्स टू एम है, तो हमारा था दैट ए इज इक्वल्स टू एम अपॉन में एफ अपॉन में एम। ठीक है, तो जो एक्सीलरेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास, बट हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द फोर्स। ठीक है, बट for acceleration is inversely proportional to the mass of an object and the mass। अब देखो एक्सीलरेशन किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मास के। सो अब अगर हमारा जो मास है वो ही छोटा तो हमें मास किस दिखेगा, सो वो दोनों चीज़ एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। लेकिन एप्पल का मास अर्थ के मास से इतना बड़ा होता है कि हमें दिखाई ही नहीं देता है। सो वी डू नॉट सी द अर्थ मूविंग टुवर्ड्स द एप्पल, और यही हमारा रीज़न है दैट अर्थ जो है वो मून की टुवर्ड्स और वो नहीं करती, मूव नहीं करती, ये अट्रैक्ट करती है। समझ में आ गया? सो हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट जो सन के अराउंड घूमते हैं यही आंसर उनका है दैट देयर इज़ अ फोर्स बिटवीन सन एंड द प्लैनेट्स। और हम कह सकते हैं दैट अर्थ ही एप्पल को अट्रैक्ट नहीं करती, एप्पल भी उसको अट्रैक्ट करता है। एंड ऐसे ही मून वाला है, मून ये उसको अट्रैक्ट नहीं करता, अर्थ को अर्थ भी करती है। बट ऑल द ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर, और इस फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, इसकी जितनी भी सिचुएशन है ये आपको आई थिंक समझ में आ गई होगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर आपने ये सर्कल वाला कॉन्सेप्ट समझ दिया, टेंजेंट वाला, देन आप को दिक्कत नहीं आएगी आगे चैप्टर में, आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाए। ठीक है, सो ये स्टार्ट करते हैं। पूरा बहुत इजी है, बेसिकली इक्वेशन वाला है और समझने वाला है, बहुत इजी है, ऐसा नहीं कि आपको समझ नहीं आएगा। यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन, एज वी नो दैट हर एक ऑब्जेक्ट हमारे अराउंड से अट्रैक्ट करता है। सो अब देखो ये पूरा ना ये बता रहा है, ठीक है, मैं आपको ये बता देती हूँ दैट
जो हमें पता था हर एक ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट करता है विद ए फोर्स जो कि प्रपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। सो ये मैंने दो ऑब्जेक्ट लिए, ये था ए, ये भी, इसके मास को मैंने कैपिटल एम मान लिया, इसके मैंने एम मान लिया। तो फोर्स किसके प्रपोर्शनल हो गया, एम इंटू एम, ठीक है, दोनों के उसके मास के प्रोपोर्शनल एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। उन दोनों स्क्वायर के बीच का जो डिस्टेंस है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। सो द फोर्स इज द लाइन इज अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग द, ये कुछ है नहीं, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। मैं इजी बात थी दैट जो हमारा फोर्स है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मास बिटवीन देम एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस, ठीक है। अब देखो एक सेकंड, प्रोपोर्शनल का साइन। अब देखो मैंने इसमें कहती हूँ पहली वाली चीज़, ये तो बात सबको समझ में है, 1/, तो ये मैंने फर्स्ट इक्वेशन ले ली और ये मैंने सेकंड ले ली, ठीक है। सो फोर्स, तो इन दोनों को मिला के मेरा बनता है दैट फोर्स एम अपॉन में डी स्क्वायर, ठीक है। और इसको हटाने के लिए इज इक्वल्स टू के लिए मैंने कांस्टेंट ऐड कर दिया दैट इज़ कैपिटल जी, जिससे मेरी ये डिराइव होती है, ये मेरी इक्वेशन डिराइव हो गई। So let the two objects A and B of masses m, capital M and small m, and lie at a distance जिनका था D from each other. Let the force of attraction, force इन्होंने F ले लिया according to the universal law of gravitation। जो force है वो किसके proportion, दोनों के अप्लाइड मास के। तो इन्होंने बस वही किया जो मैंने आपको इक्वेशन बताई दैट फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर्स ऑफ द डिस्टेंस एक्टिंग बिटवीन देम, ठीक है। सो ये मेरी थी फर्स्ट, ये मेरी थर्ड आ गई ना, ये मेरी थी फर्स्ट, ये मेरी थी सेकंड, उन दोनों को कंबाइन करके मेरा ये बन जाता है। एंड इसको हटाने के लिए प्रोपोर्शनल के साइन को मैंने एक कांस्टेंट ऐड कर दिया, जहाँ जो जी है हमारा कांस्टेंट है या यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट बाय मल्टीप्लाइंग क्रॉस वाइज। मतलब क्रॉस वाइज तो आप सबको पता ही है, मतलब अगर मैं इससे ऐसे मल्टीप्लाई कर दूँ तो फोर्स इंटू डी स्क्वायर एंड जी एम इंटू एम, ठीक है। सो अब देखो क्रॉस वाइज बेसिकली ये कह रहा है आपको जी की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। अगर हमें जी की वैल्यू निकालनी हो तब हम इसे जो है क्रॉस वाइज करेंगे एंड हमारी जी की वैल्यू कैसे निकलेगी, फोर्स इज इक्वल्स टू एम अपॉन में डी स्क्वायर, ये मेरा जी था। सो फोर्स डी स्क्वायर अपॉन में एम इज इक्वल्स टू जी, ठीक है। तो जो एसआई यूनिट है वो कैसे ऑब्टेन होएगी, सबसे पहला फोर्स की हमारी न्यूटन होती है, डी डिस्टेंस की मीटर होती है लेकिन स्क्वायर था, उसके बाद अपॉन में ये मास था जिसकी किलोग्राम होती है, ठीक है। अब इधर ये क्या कहते हैं किलोग्राम स्क्वायर है लेकिन जब ये ऊपर जाएगी तो ये माइनस की हो जाएगी। सो ये कैसे होगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम माइनस 2 या किलोग्राम। जो वैल्यू है जी की वो हेनरी कैवेंडिश ने निकाली थी जो कि है 6.673 इंटू 10⁻11 एंगल यूनिट। ये हमारी यूनिवर्स में इक्वल है, मतलब पूरी सेम ही है पूरे यूनिवर्स में। वी नो दैट दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो है फोर्स लगता है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में क्या लगता है, फोर्स लगता है, ठीक है। सो ये छोड़ो नाउ, ये जो लॉ है हमारा इट इज़ यूनिवर्सल, क्योंकि वो हर उसमें एप्लीकेबल है, चाहे वो बॉडी स्मॉल हो या बड़ी हो या टेरेस्ट्रियल हो या सेलेस्टियल हो। टेरेस्ट्रियल हमारी होती है जो लैंड पे रहते हैं, सेलेस्टियल हमारी होती है यूनिवर्स वाली, ठीक है। सो अब हम एक न्यूमेरिकल करेंगे, न्यूमेरिकल में बता देती हूँ। सो देखो ऑल्दो हमारी जो वैल्यू होती है जी की वो 6.67 इंटू 10⁻11 होती है, बट हम जो वैल्यू, तो अब मैं न्यूमेरिकल समझा देती हूँ आपको। मैंने ये ना एक बार पेज पे लिख लिया क्योंकि इतना स्पेस नहीं था, तो जो हमें ये मैंने हेडिंग डाल दी थी एक बार कि इट इज़ न्यूमेरिकल 1, ठीक है, समझ जाना। तो मास जो है अर्थ का, हमें जो अर्थ का मास है वो हमें गिवन है 6 इंटू 10 इंटू 2⁻24। मून का जो हमें गिवन है वो इतना गिवन है, डिस्टेंस इतना गिवन है, तो हमें ये किलोमीटर में गिवन है। तो एज वी नो दैट हम आंसर जो है वो इसमें आता है न्यूटन मीटर स्क्वायर एंड किलोग्राम माइनस, ठीक है। तो मीटर स्क्वायर में तो इसे हम चेंज करेंगे तो हमारा 10⁸ आ जाएगा। उसके बाद हमने फॉर्मूला में पुट किया
ठीक है। मैंने पहले 6.7, 6 और 7.4 को मल्टीप्लाई कर लिया, फिर मैंने a की पावर m इंटू ए की पावर n का फॉर्मूला लगाया, जिसमें जो मेरी पावर्स है उनका बेस सेम था, वो सारी प्लस हो गई। एंड ऐसे ही मैंने इसमें किया 3.84 का स्क्वायर, और ये जो था ये मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो मेरा इसमें वैल्यू आ गई। उसके बाद मैंने ये वाला फॉर्मूला लगाया जिसमें जो पावर है वो माइनस हो जाएगी, तो मेरे 19 आ गया। उसके बाद मैंने इसे 2 से डिवाइड कर दिया, तो मेरा आंसर ये आया, और फिर इसे डिवाइड करके मेरा आंसर ये आ गया। वह आंसर वेरी नहीं करता, अगर आपको 20.1 आया या 2.01, वो अगर आप 6.67 होंगे तो आपका आंसर ये आएगा, वेयर एज अगर आप 6.7 होंगे तो आपका आंसर ये आएगा। आई नो बुक में 6.7 के बावजूद भी 2.01 आ रहा है, बट इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। सो आई होप आपको न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। अब हम ज़रा आगे का पढ़ लेते हैं। तो इन्होंने क्या किया है, जब इनका ये आंसर आ गया था ना, तो इन्होंने 20.1 इंटू 10 की पावर 19 था, इन्होंने इसे जो है एक स्टेप मूव कर दिया 2.01, जिसमें मेरी 10 की पावर 20 हो गई। होप आपको न्यूमेरिकल समझ में आया। हल्का सा ट्रिक था, बट हाँ बस इन्होंने यही किया लास्ट में। अगर आप ये लिखते हो तब भी आपका आंसर ऐसा नहीं कि गलत हो जाएगा। तो अब ये बोल रहे हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसका क्या इम्पोर्टेंस है। सबसे पहला तो ये दे रखा है ये हमें देखो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में कई सारे फिनोमेना समझाता है। सबसे पहला एक ऐसा फोर्स जो हमें अर्थ की तरफ खींचता है, दूसरा मोशन ऑफ मून अर्थ के अराउंड, नेक्स्ट प्लैनेट्स का मोशन अराउंड द सन, एंड टाइड्स क्यों होते हैं ड्यू टू द मून एंड द सन। सो ये भी क्वेश्चन आ जाता है। सो सबसे पहले आप लिखोगे मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, एंड एक आप लिखोगे कि द टाइड्स ड्यू टू मून एंड सन, और एक लिख लो द फोर्स दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ। अब हम पढ़ेंगे फ्री फॉल, लेकिन ना उसके लिए हम एक पहले एक एक्टिविटी करेंगे, दैट हमें स्टोन लेना है। ठीक है, ये सब कर चुके हैं, कोई सा भी ऐसा नहीं कि स्टोन ही लेना है, एक मार्कर ले लो या कुछ भी चीज़ ले लो, ऊपर से नीचे गिरना है, तो वो थोड़ी सी हाइट पे के बाद नीचे गिर जाएगी। सो हम ठीक है, तो फ्री फॉल में है दैट जब हमारा एक अर्थ हमें पता है अट्रैक्ट करती है ऑब्जेक्ट को, ठीक, इसके वजह से होता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, हमने पहले भी बोला। तो जब ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो अर्थ की तरफ गिरते हैं, उन ऑब्जेक्ट को कहते हैं दैट दे आर अंडर द फ्री फॉल। समझ में आ गया दैट जब कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होकर गिरते हैं, वी से दैट द ऑब्जेक्ट्स आर अंडर द फ्री फॉल। और जो ऑब्वियस सी बात है, उनमें वेलोसिटी में भी चेंज आता है। ठीक है, वाइल फॉलिंग डायरेक्शन में चेंज नहीं आता, लेकिन उनकी स्पीड में आता है। दे विल बी चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। और अगर वेलोसिटी में चेंज आ रहे हैं तो एक्सीलरेशन में भी चेंज आएगा, क्योंकि एक्सीलरेशन क्या होती है, चेंज इन द वेलोसिटी। तो जब वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो एक्सीलरेशन में भी आएगा। तो जब एक ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ गिरता है तो एक्सीलरेशन भी इन्वॉल्व होती है। दिस एक्सीलरेशन इज़ ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, देयरफॉर अर्थ की दिस एक्सीलरेशन को हम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स भी कहते हैं, या एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कहते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल जी। ठीक है, जो यूनिट है जी की वो सेम है एज एक्सीलरेशन की, जो कि है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ सेकेंड लॉ में हमने पढ़ा था दैट फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए, फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन। लेट द मास ऑफ द, अब 9.2 एक्टिविटी में हमने क्या पढ़ा, दैट स्टोन को हम नीचे गिर देंगे, तो उसका जो मास है वो हमने क्या लेट कर लिया, एम लेट कर लिया। वी ऑलरेडी नो दैट हमारी एक्सीलरेशन भी इन्वॉल्व होती, तो हमने उसे जी से डेनोट कर दिया। देयरफॉर जो मैग्नीट्यूड है फोर्स का वो क्या हो गया, इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हमारा आ गया दैट फोर्स इज इक्वल्स टू एम जी। अब देखो, एक तो हमारे पास ये इक्वेशन होती है फोर्स इज इक्वल्स टू एम जी, एक हमारे पास ये इक्वेशन होती है दैट फोर्स इज इक्वल्स टू, एक सेकेंड, इज इक्वल्स टू एम इंटू एम अपॉन में डी स्क्वायर। तो फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, एम जी इज़ इक्वल्स टू एम इंटू एम अपॉन में डी स्क्वायर। तो इस m से हमारा ये m कट गया, तो g इज़ इक्वल्स टू m अपॉन में d का स्क्वायर। ये हमें इधर दे रखा है। तो अभी ना मैं ये पूरा आपको समझाऊंगी। ठीक है, तो हमारी जो ग्रेविटी है उसकी वैल्यू हो गई 6, ये अभी समझा देती हूँ। जस्ट अ मिनट चाहिए, ओके, इधर समझाती हूँ दैट
G इज़ इक्वल्स टू कैपिटल G, ठीक है, एंड m अपॉन में d स्क्वायर। सो ग्रेविटी मेरी थी 6.7 इंटू 10 की -11 इंटू मास हमें किसका लेंगे ना, अर्थ का लेना है, तो अर्थ का है मेरा 6 इंटू 10 की 24 अपॉन में डिस्टेंस मेरा कुछ 3.84 है। नहीं, एक सेकेंड, पहले ये भी समझा देती हूँ, ठीक है। इन्होंने मास जो लिया है, मास ऑफ द अर्थ लिया है, एंड डी डिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट है, लेट एन ऑब्जेक्ट बी ऑन और नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो डी जो होता है ना वो हमारा रेडियस ही होता है, ठीक है। तो जो हमारा डी है वो रेडियस होता है, तो हम कह सकते हैं डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। 10 ये हमारी वही बन गई, सिर्फ उन्होंने आर की डी की जगह आर पुट कर दिया। नाउ एज हमें पता है दैट अर्थ हमारी एक परफेक्ट स्फीयर नहीं है, ये स्फेरॉइड कुछ ऐसी शेप थी। एज द रेडियस ऑफ द अर्थ इंक्रीज हो जाती है फ्रॉम द पोल्स टू द इक्वेटर, तो जो जी है उसकी वैल्यू जो होती है वो पोल्स की तरफ ग्रेटर होती है एज कम्पेयर टू इक्वेटर। फॉर मोस्ट कैलकुलेशंस जी कि हमें जो को हमें ज़्यादा या कम कांस्टेंट लेना पड़ता है, बट फॉर ऑब्जेक्ट्स फार फ्रॉम द अर्थ ये छोड़ो। नाउ कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी। देखो ये मैंने आपको बता दिया, जी की वैल्यू 6.7 होती है। मास मैंने आपको बता दिया, रेडियस, अर्थ का रेडियस कितना है 6.4 इंटू 10 की पावर 6 का स्क्वायर, ठीक है। सो 6.7 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 7 42, 24 कैरेट लगा, 40.2 मेरी वैल्यू आ जाएगी। सो 40.2 इंटू 10 की पावर मेरी आई थी 11, एक सेकेंड, 10 की पावर 11 प्लस ये मेरी 24 थी। सो 24 में से 11 गया, मेरा बचा 130, ठीक है। सो ये मैं कहूँगी इंटू 10 की पावर 13 एंड 6.4 का स्क्वायर इंटू, ठीक है। तो ये हमारा 6 था, ये हमारा 2 था, तो ये मेरी होगी 10 की पावर 12। उसके बाद 40.2, इसके बाद 6.4 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये जो मेरी वैल्यू है 40.96 हो गई। 40.96 इंटू ये मैं माइनस कर दूँगी ना, है ना, तो 10 की पावर 13 में से माइनस हो जाएगा तो ये 10 बचेगा। उसके बाद इसे 2 से काटूँगी मैं, सो इट विल बी 20.1, 10 मिनट 20.1, ये मेरा 20.48। अब इसकी जो वैल्यू 0.98 समथिंग आ जाएगी इंटू 10। उसके बाद तो हमारी जो वैल्यू है वो 9.8 आ जाएगी। तो एज हमें पता है इसकी वैल्यू आ जाएगी मीटर पॉइंट से, क्योंकि जी इज इक्वल्स टू ए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैं जी की वैल्यू कैलकुलेट करके दिखानी है, इसकी वैल्यू सबको लर्न ही होती है ऑलमोस्ट। और एक बात और ध्यान रखो दैट ये तो तब की है जब हमारा ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट है, उसे मैं नीचे गिरा तो वो की ग्रेविटी की वैल्यू, लेकिन अगर मैं कहूँ दैट एक ऑब्जेक्ट है मैंने उसे ऊपर फेंका तब उसकी वैल्यू -9.8 होगी। आप पढ़ते यार। तो अब हम पढ़ेंगे मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स वाला। सो देखो अब इसका ना एक एग्जांपल के तरीके से समझाती हूँ। अगर हम सेम हाइट से, देखो इस हाइट से एक वाटरमेलन को डालें और एक ग्रेप्स को डालें, देन पहले कौन सा गिरेगा? तो मोस्टली बच्चों का आंसर आता है मैम ग्रेप्स गिरेगा, क्योंकि उसको वो हल्का है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा, वो एक ही टाइम पे गिरेंगे, क्योंकि इधर कहीं पर भी नहीं लिखा दैट एक्सीलरेशन हमारा मास पर डिपेंड करता है। नो, इट डज नॉट डिपेंड्स, ठीक है। वी नो दैट ऑब्जेक्ट जो है एक्सपीरियंस करता है एक्सीलरेशन। सो फ्रॉम इक्वेशन 9.9 देख सकते हो, ये हमारी इक्वेशन दे रखी है। इधर कहीं लिखा है? नहीं लिखा। मोशन जो मास से ऑब्जेक्ट का वो दे ही नहीं रखा। द एक्सीलरेशन एक्सपीरियंस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मास, इट डज नॉट डिपेंड ऑन मास। अगर हम ये वाला फॉर्मूला देखें, हाँ इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, लेकिन अगर हम 9.9 वाले फॉर्मूला में देखें इट इज़
नॉट डिपेंडेंट इज़ इंडिपेंडेंट। तो नो मैटर आपको ऑब्जेक्ट कितना बड़ा हो कितना छोटा हो, वो सारे सेम हाइट से गिर रहे हैं, देन वो सेम ही टाइम पे नीचे गिरेंगे। एंड अकॉर्डिंग टू स्टोरी, जब गैलीलियो ने लीनिंग पावर ऑफ टावर ऑफ पीसा, जो कि एक टावर है, उधर से तो ऑब्जेक्ट को नीचे गिरा, देन जो कि इटली में, देन हमारा क्या प्रूव होने की दैट वो दोनों ऑब्जेक्ट सेम ही टाइम पे गिरेंगे। नाउ अब इस पे ये दे रखा है दैट जितने भी इक्वेशंस ऑफ मोशन है वो इधर लगेंगी, जहाँ हमारा जो v है वो फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल, एक्सीलरेशन, टाइम, s हमारा डिस्टेंस का वर्ड हो गया। सो वेयर u एंड v आर द इनिशियल एंड फाइनल, s इज द डिस्टेंस, टाइम t हो गया। इन अप्लाइंग दिस इक्वेशंस वी विल टेक एक्सीलरेशन a टू बी पॉजिटिव, ठीक है, बस ये कुछ है नहीं। और ये तो हमें पता ही है, जब एक्सीलरेशन डाउनवर्ड जाती है अपवर्ड जाती है तो हम इधर माइनस लगा देते हैं। जैसे कहते हैं नहीं, ट्रॉली फ्रॉम ए इंक्लाइंड प्लेन, तो माइनस लगा देते हैं, ठीक है, ये बात है इसमें। एंड अब इसको बताती हूँ दैट ए कार फॉल्स ऑफ ए लेज, ओके, ये मैं आपको करके दिखा दूँगी। Okay, so here it is that a car falls off a ledge and drops to a ground to in 0.5 सेकेंड, मतलब टाइम हमें पता चल गया दैट इज़ 0.5 सेकेंड। उसके बाद इसमें लेट g इज़ इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड। नाउ इस पर ना ज़्यादा उन्होंने वो नहीं किया, 9.8 नहीं किया, सिंप्लीफाई करके 10 डाल दिया। व्हाट इज़ द स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, स्पीड पूछिए, फाइनल वेलोसिटी पूछिए, तो फाइनल वेलोसिटी तो u हमारी क्या थी, 0 थी, इनटू हम क्या करेंगे, फाइनल वेलोसिटी के फॉर्मूला, v का फॉर्मूला होता है u प्लस at, ठीक है, तो v हमें निकालना है, u मेरा 0 था, और एक्सीलरेशन, जो मेरी एक्सीलरेशन है वो ग्रेविटी के इक्वल है, सो ये मेरी 9.8 है, ठीक है। सो u मेरी 0 मीटर पर सेकेंड है। सो सबसे पहले इसमें टाइम पूछा है, सो टाइम का मैं आपको इधर बताती हूँ दैट फर्स्ट पार्ट में v इज़ इक्वल्स टू यू प्लस 80, सो इज़ इक्वल्स टू 0 प्लस ये मेरी 10 इंटू इस सी 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5/10 या 1/2, तो 1/2 ये गया मेरा, जो कि आ जाएगा 5, तो 5 मीटर पर सेकेंड मेरा आंसर आ गया। यही दे रखा होगा इधर भी, 5 मीटर पर सेकेंड। नाउ व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द 0.5 सेकेंड, ये भी मैं बता देती हूँ तुम लोगों को। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल एवरेज स्पीड का इस टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन में टोटल टाइम टेक। लेकिन आपका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ऑल दो ये होता है, लेकिन आप अगर नोटिस करोगे तो PDF निकालूंगा, तो देखो इस पर ना ये बात लिखी थी दैट एक ऑब्जेक्ट, देखो एक कार फॉल्स ऑफ ए लेज एंड ड्रॉप्स टू द ग्राउंड, तो ड्रॉप्स टू द ग्राउंड है, तो मैंने आपको किससे कहा था दैट जब ऐसा फ्री फॉल का कंडीशन होता है तो ये एक्सीलरेशन एक्ट करती है, तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला था v प्लस यू अपॉन में 2, फाइनल वेलोसिटी मेरी 5 आ गई थी, u मेरी 0 थी, अपॉन में 2 कर देंगे, दैट विल बी 2.5 मीटर पर सेकेंड की स्क्वायर, ठीक है। अभी आपको नेक्स्ट बताई जो कि है दैट हाउ हाई इज़ द लेज फ्रॉम द ग्राउंड, हाई मतलब बेसिकली डिस्टेंस पूछा है, सो 2 इंटू एक्सीलरेशन हमें पता है, हाँ जी 10 लगा दो, इंटू डिस्टेंस हमें पता नहीं, v स्क्वायर मेरी 5 के स्क्वायर आ गई -0, ठीक है। सो 20s इज़ इक्वल्स टू 25, तो s की वैल्यू मेरी 5/4 आ गई, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया 5/4 आ जाएगी, इसे अगर हम डेसिमल में करेंगे तो ये हमारी आ जाएगी 125/100, तो ये मेरी आंसर आ जाएगा जस्ट मेरा जो आंसर है वो हमारा आ जाएगा 1.25। सो अब ये क्वेश्चन है दैट ऑब्जेक्ट जो है वो गिरा, ठीक है, एंड उसकी जो हाइट थी वो 10 मीटर थी, जस्ट हाँ, और तो हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। सो ये देखो इधर एक करके दिखाती हूँ, तो एक ऑब्जेक्ट की जो हाइट थी, हाइट मतलब क्या होता है डिस्टेंस, जो मेरा 10 मीटर था, इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड थी, ठीक है। u ये हमें पता नहीं, ठीक है। सो इस पर बोले स्पीड निकालनी है, सो 2as का फॉर्मूला लगा सकती हूँ मैं, क्योंकि इस पर मैं डिस्टेंस की बना है।
सो एक्सीलरेशन मेरी -9.8 आ गई, क्योंकि अपवर्ड्स का था। जब हमारा डाउनवर्ड्स होता तो 9.8, ये तो मैंने आपको समझाई दी थी। आई डोंट थिंक कि अभी मैं दोबारा समझाने की ज़रूरत है, ठीक है। v स्क्वायर हमारी 0 थी, 0 माइनस u का स्क्वायर। नाउ 9.2 इंटू -98 इज़ इक्वल्स टू 0 माइनस यू स्क्वायर। ना 98 को 2 से करो, 2 8 16, 196, ठीक है। सो -196 इज इक्वल्स टू 0 माइनस यू स्क्वायर इधर। सो हम लिख सकते हैं -196 इज इक्वल्स टू माइनस यू स्क्वायर, माइनस से माइनस काट दिया। सो इसका करेंगे जो हमारा आ जाएगा 14। सो ये जो मेरी 14 मीटर है, ये मेरा आंसर आ जाएगा। देख सकते हैं फर्स्ट पार्ट में 14 आ रहा है। उसके बाद बोला गया था दैट द टाइम टेकन, तो टाइम निकालना था। तो टाइम में भी सिंपल फार्मूला मैं लगाऊंगी, v इज़ इक्वल्स टू u प्लस 80 वाला, v इज़ इक्वल्स टू u प्लस 80, ठीक है। v मुझे पता नहीं, u मेरी 14 निकल गई, प्लस एक्सीलरेशन 9.8, टाइम मेरी, और v मेरी एक साइड 0 है ना, तो -14 इज़ इक्वल्स टू 9.8 इंटू टी। सो -14 को 9.8 से डिवाइड कर दो इंटू 10। इसे सॉल्व कर देती हूँ, 549। और हाँ, मैंने गलती कर दी थी, -9.8 आएगा, ठीक है। उसके बाद ये करेंगे तो -70/49, इधर -10/7। तो इसे हम डेसिमल में करेंगे ना, एक बार करके देख लेती हूँ, आंसर ऑलवेज सेम ही आएगा, -10 डिवाइड बाई 7। हाँ 1.42, इधर 1.43 आ रहा है, दैट डजंट मैटर, ऐसी होगी, ठीक है। अब ना मैं आपको ज़रा ये मास समझा देती हूँ, क्योंकि न्यूमेरिकल वगैरह तो हमने सबने कर लिया ना। मेरा मास, सो हमने देखो प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था अबाउट मास के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ा था हमने, बस ये पढ़ा था दैट द ग्रेटर द मास द ग्रेटर द इनर्शिया। बेसिकली मास इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट। दैट अगर कोई कॉइन का मास 1 किलो है तो उसका इनर्शिया भी ज़्यादा ही होगा। So that mass of an object is the measure of its inertia. The greater the mass, the greater is the inertia. अच्छा, मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। अब मास और वेट के बीच का एक डिफरेंस होता है, दैट जो मास होता है ना, उसे कहीं भी ले जाओ पूरे यूनिवर्स में, इट विल रिमेन द सेम। सो इट रिमेन्स द सेम वेदर द ऑब्जेक्ट इज ऑन द अर्थ, द मून एंड इवन इन आउटर स्पेस, ठीक है। तो जो मास से ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट रहता है और वो चेंज नहीं होता, लेकिन वेट में चेंज हो जाता है, ठीक है। ये एक बेसिक डिफरेंस था मास के बीच में और वेट के बीच में। तो मास की यूनिट हमारी किलोग्राम हो गई। द ग्रेटर द मास द ग्रेटर द इनर्शिया, एंड लास्ट मास को आप कहीं भी ले जाओ ऑल ओवर द यूनिवर्स, इट विल ऑलवेज बी द सेम। अब ये कहते हैं दैट हमें पता है दैट अर्थ जो है अट्रैक्ट करती है हर एक ऑब्जेक्ट को किसी ना किसी फोर्स के साथ, और ये फोर्स किस पे डिपेंड करते हैं? मास पे डिपेंड करता है, ठीक है। एक्सीलरेशन पे डिपेंड करता है ड्यू टू द ग्रेविटी। तो पिछली क्लास में मास समझा दिया था, लेकिन कुछ बच्चे कह रहे थे कि मैम हमें समझ नहीं आया था, तो मैंने कहा मास से आज की मैं क्लास स्टार्ट करूँगी और मैं आपको बताऊँगी द डिफरेंस बिटवीन मास एंड द वेट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मास, देखो मास और वेट टोटली डिफरेंट टर्म्स है। हम ये नहीं कह सकते हैं दैट मास इज इक्वल्स टू वेट, नो वी कैन नॉट से। तो बेसिकली अगर ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये फॉर एग्जांपल ये एक पेंसिल ही है, ठीक है। ये जो पेंसिल है ये 9 ग्राम की है। 9 ग्राम तो वैसे बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन चलो लेट कर लिया, 9 ग्राम की। तो 9 ग्राम क्या है कि जितने भी इसके अंदर सब्सटेंसेस इन्वॉल्व है उनको प्लस करके वो कितने की हुई, ठीक है। बेसिकली आप कह सकते हो टोटल मैटर कंटेन्ड इन इट, ठीक है, टोटल सम। सो अब हमने पिछली क्लास में मास के बारे में क्या पढ़ा था? दैट द ग्रेटर द इनर्शिया द ग्रेटर द मास। मतलब जितना ज़्यादा इनर्शिया होगा उतना ज़्यादा मास होगा, मतलब कि मास इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनर्शिया। अगर मैं कहती हूँ दैट 9 ग्राम की चीज़ है तो उसका जो इनर्शिया होगा क्या वो ज़्यादा होगा? यस, वो हमारा क्या होगा? ज़्यादा ही होगा, ठीक है।
सो यही चीज़ लिखी है दैट द ग्रेटर द मास द ग्रेटर इज़ द इनर्शिया। अब देखो, आप मास में देखो, आप कहीं भी चले जाओ पूरे यूनिवर्स में, आपका जो मास है इट विल रिमेन द सेम, चाहे आप सन पे चले जाओ, चाहे आप मून पे चले जाओ। सो इट रिमेन्स द सेम वेदर द ऑब्जेक्ट इज़ इन अर्थ, मून और इवन इन आउटर स्पेस। तो आप कह सकते हो दैट जो मास है किसी ऑब्जेक्ट का वो कॉन्स्टेंट करता है एंड इट डज़ नॉट चेंज। ठीक है, यूनिवर्स में कहीं भी चेंज, इट विल नॉट चेंज। और इसकी जो SI यूनिट होती है वो हमारी होती है kg। क्या होती है? kg। अब हम पढ़ेंगे वेट के बारे में। वेट होता है, हमें पता है दैट अर्थ हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है किसी भी फोर्स के साथ। ठीक है, तो ये जो वेट है, वेट क्या होता है? एक ऐसा फोर्स होता है जो विच इज़ अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ। मतलब कि वेट होता है एक ऐसा फोर्स जिसके साथ अर्थ हमें अट्रैक्ट करती है। सो वी नो दैट द अर्थ अट्रैक्ट्स एवरी ऑब्जेक्ट विद अ सर्टेन फोर्स, और फोर्स डिपेंड करता है मास पे। मतलब फोर्स किस पर डिपेंड करता है? मास एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसे हम g कहते हैं। सो इसका फॉर्मूला हो गया mg। ठीक है, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ द फोर्स, उस फोर्स के साथ जिस फोर्स के साथ अर्थ हमें खींचती है, विच इज़ इट इज़ अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ। अब हम क्या कह रहे हैं? दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये समझ में आ गया? ये सिंपल सी डिफाइन है जो आप लर्न कर सकते हो, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय W। ठीक है, वेट किससे डिनोट किया जाता है? W से डिनोट किया जाता है। देयरफॉर W इज इक्वल्स टू mg। वेट का फॉर्मूला ये होता है। अब देखो, हम क्या कहते हैं कि हमारा वेट क्या है? 45 किलो है, 49 किलो है, जो भी वेट है, तो हम क्या कहते हैं? किलो है। लेकिन किलो नहीं होती, वेट की SI यूनिट न्यूटन होती है। साइंटिफिक लैंग्वेज में हम न्यूटन कहते हैं, लेकिन अगर हम रियल लाइफ में देखें हम किलोग्राम ही कहते हैं। So as the weight of the object is the force which is attracted towards the earth, जो SI यूनिट है वो फोर्स की सेम है, दैट इज़ न्यूटन। ठीक है, अब जो हमारा वेट है उसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। इसका मतलब क्या होती है? वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो अब हमने क्या पढ़ा था? दैट जो वैल्यू है जी की, जो वो कांस्टेंट रहती है, वो क्या रहती है? कांस्टेंट। 9.8 ही कांस्टेंट रहती है। देयरफॉर एट ए गिवन प्लेस जो वेट है ऑब्जेक्ट का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m के। ठीक है, इट इज़ ड्यू टू द रीज़न दैट एट ए गिवन प्लेस वी कैन यूज़ द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज अ मेजर ऑफ इट्स मास। तो अगर बेसिकली हमसे कहते हैं दैट एक ऑब्जेक्ट का जो मास है वो 1 ग्राम है, तो उसका वेट कितना होगा? सो वेट का फॉर्मूला होता है mg। मास हमें 1 गिवन है, ग्रेविटी हमारी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 है, तो इधर आ जाएगा हमारा 9.8 न्यूटन। समझ में आ गया वेट का रिलेशन? उसकी SI यूनिट क्या होती है? न्यूटन। मास की SI यूनिट क्या होती है? kg। वेट हमारा वैरी करता है प्लेस टू प्लेस। मास हमारा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। मास क्या होता है? इट इज़ द मेजर ऑफ द मैटर कंटेन्ड इन एन ऑब्जेक्ट। और वेट क्या होता है? इट इज़ द फोर्स दैट इज विच इज़ अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ। ठीक है, सो द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमेन्स द सेम एवरीवेयर, चाहे वो अर्थ पे किसी भी प्लैनेट पे। वेयर एज वेट डिपेंड करते हैं ऑन द लोकेशन, क्योंकि g मतलब ग्रेविटी डिपेंड करती है ऑन द लोकेशन। होप आपको ये वेट और मास का कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। अब देखो चिल्ड्रेन, अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून। सो देखो, हमने ये पढ़ रखा है दैट जो वेट है ऑब्जेक्ट का वो क्या होता है? वो फोर्स होता है जिसके साथ अर्थ अट्रैक्ट करती है ऑब्जेक्ट को। तो अगर जो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट मून के देखे तो वो फोर्स क्या होगा? जिस फोर्स के साथ मून अट्रैक्ट करे किसी ऑब्जेक्ट को। अब ये बात ध्यान रखो दैट जो हमारा वेट होता है किसका? मून का, वो हमारा कम होता है। इट इज़ लेस देन वेट ऑफ द अर्थ। ठीक है, अर्थ के से कम होता है। द मास ऑफ द मून इज़ लेस देन दैट ऑफ अर्थ, और इसी के वजह से मून भी जो है कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करेगा ऑन द ऑब्जेक्ट। ये बात तो सबको समझ में आ गई होगी दैट अगर हमारा मून का मास कम है तो वो कम ही फोर्स एक्सर्ट करेगा ऑन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इस पर ना एक बात ये रखिए दैट जो वेट है ऑब्जेक्ट का ऑन द मून इट इज़ 1/6 ऑफ दैट ऑफ वेट ऑन द अर्थ। ठीक है, मतलब बेसिकली ये कह रहा है दैट वेट ऑफ द अर्थ, दैट अगर किसी ऑब्जेक्ट का अर्थ पे वेट 60 किलो है तो मून में कितना होगा? 1/6 ऑफ 60, दैट विल बी 10 न्यूटन। ठीक है, समझ में आया क्या कहना चाह रहे हैं बेसिक? अब इसमें ना एक डेरिवेशन भी है, वो मैं आप लोगों को जो है करवा देती हूँ।
दैट एज वी नो जो वेट का फॉर्मूला होता है वो होता है m इंटू एम अपॉन में रेडियस का स्क्वायर, या आप कह सकते हो डिस्टेंस का स्क्वायर, बात एक ही है। तो अगर हम वैसे ही वेट ऑफ मून देखेंगे वो कितना होगा, g इंटू मास ऑफ मून, सो m इंटू मास अपॉन में रेडियस m स्क्वायर, मतलब रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे अब हम वेट ऑफ द अर्थ निकाल सकते हैं। वेट ऑफ द अर्थ कैसे हो जाएगा, g इंटू मास ऑफ द अर्थ इंटू मास इंटू रेडियस अर्थ का स्क्वायर, रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है, अब अगर ये जब भी हमारे डिवाइड में होता है, सो वी कैन राइट इट एज रेसिप्रोकल हो जाएगा, दैट g इंटू एम ई इंटू एम अपॉन में एक सेकेंड, हाँ ये मास ऑफ द मून लिखेंगे पहले, रेडियस मून का स्क्वायर अपॉन में g इंटू एम ई इंटू एम अपॉन में रेडियस ऑफ द अर्थ का स्क्वायर। अब हम कटिंग का गेम स्टार्ट करेंगे जिसमें g से g कट हो जाएगा। अब क्या बचेगा हमारे पास, m से m, ठीक है। तो जब भी हमारा कोई डिवाइड में होता है तो हमारा वो क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। तो इतना आप सबको समझ में आ गया। तो अब हमारे पास क्या बचा, मास ऑफ द मून इंटू एम अपॉन में रेडियस मून का स्क्वायर अपॉन में मास ऑफ द अर्थ इंटू एम अपॉन में आर रेडियस ऑफ द अर्थ का स्क्वायर। ठीक है, नाउ कोई आपकी वीडियो देखेगा नहीं। ठीक है, तो अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, एम इंटू एम अपॉन में रेडियस एम का स्क्वायर। अब वो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये रेसिप्रोकल हो गया इंटू एम। और अब हमारा m से m क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। ठीक है, देन हमारे पास बचेगा m इंटू रेडियस ऑफ द अर्थ की स्क्वायर अपॉन में रेडियस ऑफ द मून को स्क्वायर इंटू मास ऑफ द अर्थ। ये सारी वैल्यूज़ अब हमें गिवन होंगी। वैसे तो निकालने को आएगा नहीं, बट स्टिल मैंने सोचा आपको एक बार ना बता दूँ। तो मास ऑफ द मून हमें दे रखा है 7.36 इंटू 10⁻22 रेज़ टू द पावर 22, और रेडियस ऑफ द अर्थ हमें दे रखा है 6.37 इंटू 10⁻6 डिवाइड बाय हमें रेडियस ऑफ द मून जो दे रखा है 1.74 इंटू 10⁻6 1.74 इंटू 10⁻6 इंटू हमसे मास ऑफ द मून पूछा है, सो 5.96 इंटू 10⁻24। इसे सॉल्व करने के बाद आपका जो आंसर आएगा इट विल बी 1/6। सो वी कैन से दैट द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज 1/6 ऑफ द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ। गॉट इट? ओके, सो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी से हम करेंगे आगे के न्यूमेरिकल्स, वो मैं हाथ के हाथ आपको ज़रा करवा देती हूँ। दैट मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ 10 kg, मतलब जो मास है वो हमारा कितना है 10 kg है। वेट क्या होगा, सो वेट का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू जी। मास हमें 10 दे रखा है इंटू 9.8, सो हम क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 98 अपॉन में 10, ये गया सो 98। और यूनिट कौन सी आएगी, न्यूटन आएगी। क्यों, क्योंकि वेट की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। तो 9.4 न्यूमेरिकल समझ में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट एन ऑब्जेक्ट वेज 10 न्यूटन, मतलब उसका जो वेट है वो हमें दे रखा है 10 न्यूटन। ठीक है, तो उसका ये हमारा था वेट किसी ऑब्जेक्ट को ऑन दी अर्थ। ठीक है, अब मून पे क्या होएगा, सो एज हमें पता है ये 1/6 होता है इंटू किसका, जो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट है ऑन दी अर्थ। सो 10 करेंगे, ये हमारा 5, ये हमारा 3, सो 5 अपॉन में 3 न्यूटन हमारा आंसर आ जाएगा। इसे आप कन्वर्ट कर सकते हो इन दी डेसिमल। एक बार मैं आपको ये भी करके दिखाती हूँ, 5 डिवाइड बाई 3, तो 1.67 हमारा आंसर आ जाएगा समथिंग। ठीक है, फटाफट से तुम्हें थ्रस्ट एंड प्रेशर पढ़ाई थी क्योंकि मुझे पता तुम्हारी और भी क्लासेस है। देखो थ्रस्ट और प्रेशर, सबसे पहला एक बात ध्यान रखो, प्रेशर तुमने पढ़ रखा है और थ्रस्ट आई थिंक ये तुम्हारे लिए एक नया कॉन्सेप्ट है। इस पूरे उसमें आपको एक बात ध्यान रखने की सिर्फ, जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, दैट अगर एरिया आपका कम है देन आपका जो प्रेशर है
वो हमारा ज़्यादा होएगा। वेयर एज अगर तुम्हारा एरिया ज़्यादा है, इट इज़ मोर, देन द प्रेशर विल बी लेस। बेसिकली हमारा क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। फोर्स का फॉर्मूला एक से, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स डिवाइड बाय ए। तो प्रेशर क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द एरिया, ठीक है। सो इधर बस ऐसी सिचुएशंस बोल रखी है। सो इधर एक सिचुएशन बोल रखी है कि जैसे आप अपने नोटिस बोर्ड पे कुछ लगाते हो, तो ऐसे ही अगर आपको एक पोस्टर लगाना है उस पर, तो आप जो है पिन को ऐसे प्रेस करते हो सो दैट आपका वो लग जाए। तो आप बेसिकली फोर्स लगा रहे हो उस सरफेस पे, ठीक है। तो जो फोर्स है वो आप पिन के ऊपर लगा रहे हो और जो पॉइंटेड है वो उसके अंदर चली जा रही है ईजी। ऐसी ही है दैट अगर आप लूज सैंड पे ऐसे खड़े होते हो, ठीक है, देन ऐसे लगता है दैट आप अंदर को चले जाओगे, धंसने वाला होता है। लेकिन वेयर एज अगर आप लेटे हो तो आपको क्या लगता है, दैट नहीं अब तो नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि जब आप ऐसे खड़े थे तब आपका एरिया कम था, तो प्रेशर जो था वो ज़्यादा लग रहा था। वेयर एज जब आप लेटे हो तो एरिया ज़्यादा हो गया, तो प्रेशर जो है हमारा वो कम हो गया। समझ में आ गया? वही चीज़ इधर भी एक्सप्लेन कर रखी है। तो प्रेशर जो होती है, सो इधर वो पूछ रहा है दैट जो हमारा थ्रस्ट होता है वो हमारा होता है परपेंडिकुलर का। वो ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रहा है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस, उसे हम थ्रस्ट कहते हैं। और जो हमारा प्रेशर होता है वो होता है कितना फोर्स लगा रहे हो आप एक बॉडी पे, ठीक है। प्रेशर और एरिया हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। सो जो थ्रस्ट होता है ऑन यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज प्रेशर। तो प्रेशर का हमारा फॉर्मूला हो गया थ्रस्ट अपॉन में एरिया। जो एसआई यूनिट है हमारी थ्रस्ट की, ठीक है, वो है हमारी न्यूटन। और जो हमारी प्रेशर है, ठीक है, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, इज इक्वल्स टू थ्रस्ट अपॉन एरिया। थ्रस्ट की न्यूटन और एरिया की हमारी क्या होती है, मीटर स्क्वायर। सो न्यूटन मीटर स्क्वायर, लेकिन इसके पास्कल भी यूनिट होती है। एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, ब्लेस पास्कल, उन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी, ठीक है। न्यूमेरिकल है, इन्होंने ये अभी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, बहुत इजी सा न्यूमेरिकल है ये। चलो अभी बता देती हूँ दैट एक ब्लॉक है, एक वुड का ब्लॉक है, ठीक है, जिसका जो मास है वो हमारा 5 kg और 40 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर उसके डायमेंशन है। तो हमें प्रेशर निकालना है, ठीक है, हमें प्रेशर निकालना है। सबसे पहले 20 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले ना सेंटीमीटर है, हमारी यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। सो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 100 मीटर। एक सेकेंड जूम कर देती हूँ थोड़ा। 1 सेंटीमीटर में हमारे 100 मीटर होते हैं, लेकिन मीटर स्क्वायर है तो 2 0 और आ जाएगी। तो हमारे जो 20 सेंटीमीटर थी उसमें कितनी हो जाएगी, 20 डिवाइड बाय 1000, ठीक है। ऐसे करके आपको आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 0.02, ठीक है। उसके बाद हमने फोर्स निकालना है, ठीक है। फोर्स का फॉर्मूला हमारा होता है mg। तो मास हमें 5 गिवन है और ग्रेविटी हमारी 9.8 है, जिससे हमारा 49 आ जाएगा। उसके बाद हमने प्रेशर निकाल दिया, दैट इज़ फोर्स अपॉन में एरिया, जो कि 2450 आ गया। उसके बाद सेम ऐसे किया, इधर इसे हमने सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में हमने कन्वर्ट कर दिया, तो हमारा 0.08 आ गया और फोर्स हमारा था ही। तो अब आप देखोगे दैट 2450 और 612.5 में से कौन सा ज़्यादा फोर्स है, 2450 वाला। और जो 2450 वाला फोर्स है वो ज़्यादा क्यों है, क्योंकि उधर जो हमारा जितना एरिया हमारा स्मॉल था उतना ज़्यादा प्रेशर, और जितना कम प्रेशर होगा उतना ज़्यादा एरिया होगा, ठीक है। सो यही रीज़न है दैट हमारा जो नेल है उसकी पॉइंटेड टिप होती है, नाइफ्स के शार्प एजेस होते हैं, और बिल्डिंग्स के वाइड फाउंडेशंस होते हैं। प्रेशर एंड फ्लूइड्स, ठीक है, हमने प्रेशर और थ्रस्ट हमने पढ़ लिया और आई होप आपको समझ में आएगा। अब फ्लूइड्स क्या होते हैं, फ्लूइड्स होते हैं एनीथिंग दैट कैन फ्लो, जो फ्लो कर सकते हो ना हम फ्लूइड्स कहते हैं। और फ्लूइड्स के एग्जांपल में हमने केमिस्ट्री के चैप्टर 1 में पढ़ा था लिक्विड्स, और जो गैसेज होती है वो फ्लो करते हैं। सो देयरफॉर जो लिक्विड्स और गैसेज है वो क्या करते हैं, फ्लूइड्स होती हैं। तो अब अगर हम बात करें सॉलिड की, ठीक है, फॉर चैप्टर 1 में हमने ये भी पढ़ा था, ये ना थोड़ा कॉन्सेप्ट चैप्टर 1 से रिलेटेड है। हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था, अगर हमें कोई भी एक बीकर ले लेते हैं जो कि एक सॉलिड है, क्या है, एक सॉलिड है, तो ये जो है ये प्रेशर एक्सर्ट करेगा कहाँ पर, ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर करेगा, एंड ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर बनी सरफेस पे करेगा,
ठीक है। सो क्योंकि उसका वेट ज़्यादा है। सिमिलरली फ्लूइड्स का भी वेट होता है, तो वो भी क्या करेंगे, एक्सर्ट करेंगे प्रेशर, और वो कहाँ पर करेंगे, ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, ठीक है। सो ऑल द लिक्विड्स एंड गैसेज आर फ्लूइड, ए सॉलिड एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द सर्फेस ड्यू टू इट्स वेट। सिमिलरली फ्लूइड्स हैव वेट, उनके पास भी वेट होता है, दे ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर बेस पे एंड ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर एनक्लोज्ड, ठीक है। तो अगर ये बीकर है, इसमें पानी भरा हुआ है, तो ये कहाँ पर करेंगे, ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। ये तो हमारा किसका एग्जांपल हो गया, लिक्विड्स का। अगर हम बात करें गैसेस की, तो अगर आप एक बैलून को ब्लो करोगे, आप उसे फुलाओगे, तो अगर एक्सेस हम उसमें गैस भरते जाएंगे तो टाइम आएगा जब वो बर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम ना उसके अंदर वो जो था वो कहाँ पर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा था, ऑन द वॉल्स ऑफ द बैलून। तो जो प्रेशर था जब वो अनलिमिटेड हो गया तो वो क्या था, फट गया, बर्स्ट हो गया, ठीक है। अब INC, ये टोटली इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। मैं आपको ना एक बात बताती हूँ, इससे आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। बॉयंट फोर्स और अपथ्रस्ट, इसका मतलब हमारा एक होता है, क्या होता है, एक। देखो, जब हमारा एक कंटेनर होता है, जस्ट अ मिनट, मैं आपको इससे समझाऊंगी पूरा ना डायग्राम से, सो दैट आपको अच्छी तरह क्लियर हो। ये एक बीकर है, ठीक है, इधर ऐसे पानी भरा हुआ है, तो हमें ये तो पता है दैट ये सॉलिड है, तो कहाँ पर करेगा, सरफेस पे एक्सर्ट करेगा। लेकिन क्या हमें पता है दैट ये सरफेस पे तो एक्सर्ट कर रहा है, लेकिन इसके बदले एक और फोर्स आता है जो इसको अपवर्ड पुश करते हैं, जिसे हम बॉयंट फोर्स कहते हैं। और ये जो हमें नीचे, और जो ये इसे नीचे की तरफ धकेलता है, इसे हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्यों? क्योंकि ये जो है ये अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, इसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ये बात सबको समझ में आ गई, इससे ही हमारा आगे का कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये इन्होंने सिर्फ ऐसे रियल लाइफ सिचुएशंस पूछ लिए। ओके, एक्टिविटी की मदद से हम समझेंगे। अगर हमने एक प्लास्टिक बॉटल, एकदम बंद करी हुई प्लास्टिक बॉटल, और उसे हमने एक बीकर में मतलब छोड़ दिया, ठीक है, तो हम देखेंगे दैट वो क्या हो रही है, फ्लोट हो रही होगी। लेकिन अगर हमने अपने हैंड से पुश करके उसे नीचे करेंगे, क्या करेंगे, नीचे ऐसे दबाने की कोशिश करेंगे, तो 2-3 सेकंड के वो नीचे तो हो जाएगी, लेकिन 2-3 सेकंड बाद वो ऊपर आ जाएगी। अब क्यों ऊपर आ जाएगी? क्योंकि जो बॉयंट फोर्स था, जो अपवर्ड फोर्स था, वो ज़्यादा लग गया एज़ कम्पेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप समझने की कोशिश करो दैट वो अगर हमारी बॉल थी, ठीक है, वो ऊपर क्यों आ गई, क्योंकि ये ज़्यादा हुआ है ना। सो इसमें वही चीज़ लिखी है। सो द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉटल इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। वही दैट जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमारा किस में था, डाउनवर्ड डायरेक्शन में था। बट द वाटर एक्सर्ट्स एन अपवर्ड फोर्स ऑन द बॉटल। लेकिन वाटर ने क्या किया, एक अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट किया, जिसका बाइंड फोर्स था ऑन द बॉटल पे, ठीक है। दस द बॉटल इज पुश्ड अपवर्ड्स, इसलिए वो ऊपर आ गई। वी हैव लर्न दैट द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। और व्हेन द बॉटल इज इमर्ज, जब वो एकदम नीचे हो गई थी, द अपवर्ड फोर्स, जो अपवर्ड फोर्स बॉटल ने लगाया वो उसके वेट से ज़्यादा था, तो वो ऊपर आ गया, ठीक है। लेकिन अगर आपको अपने बॉटल को एकदम कम्प्लीटली इमर्ज रखना है, इट मीन्स क्या होता है, एकदम नीचे रखना है, तो जो अपवर्ड फोर्स होता है ना, वो हमारा क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए या बैलेंस होना चाहिए। हमारा जो अपवर्ड फोर्स है, ऐसा नहीं कि वो ज़्यादा हो ग्रेविटेशनल से, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा हो गया, देन हमारी वो क्या कर जाएगी, सिंक कर जाएगी। फ्लोट मतलब होते ऊपर तैरेगी, सिंक मतलब नीचे बैठ जाएगी, ठीक है। सो दिस कैन बी अचीव बाय अगर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, ठीक है। तो जो अपवर्ड फोर्स है, जो एक्सर्ट किया बाय द वाटर ऑन द बॉटल, इज नोन एज अपथ्रस्ट और द बॉयंट फोर्स। इन फैक्ट जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं ये एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है। और जो मैग्नीट्यूड है बॉयंट फोर्स का, वो किस पर डिपेंड करता है, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड पे वो डिपेंड करता है। अब ये बात, इस बात का मतलब क्या है, वो हम इस टॉपिक में समझेंगे। जितने भी टॉपिक्स हैं ना, वो इंटरकनेक्टेड है, तो हम पहले ऐसे टॉपिक को समझेंगे ना, तभी हमें समझ में आएगा। Why objects float or sink when placed on the surface of water? क्यों करते हैं? सो चलो आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। मैंने एक बीकर लिया जिस पे मैंने डाला कॉर्क, ठीक है, एक भी पानी से भरा था, और एक बीकर लिया जिस पे मैंने डाला आयरन नील। तो हम, ये नॉर्मल सी बात है, अगर कोई भी पूछे दैट हमारा इस बीकर में आयरन नेल है और कॉर्क है, ठीक है,
तो कौन सी चीज़ जो है हमारी वो फ्लोट करेगी? तो सब बच्चे कहेंगे कि मैम कॉर्क करेगी, एंड आयरन नेल जो हमारी वो सिंक कर देगी। क्यों? क्योंकि डेंसिटी, अगर हमारी आयरन नेल की डेंसिटी ज़्यादा है तो वो क्या करती है? सिंक करती है। लेकिन अगर हमारी कॉर्क की डेंसिटी कम है तो वो क्या करती है? फ्लोट करती है। सो द नेल सिंक्स, वो क्या करेगी? नीचे बैठ जाएगी। द फोर्स ड्यू टू द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑन द आयरन नेल पुट्स इज डाउनवर्ड्स। अब देखो ये जो बायन फोर्स था ये हमारा कम था एज़ कम्पेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स, सो ग्रेविटेशनल फोर्स ने से नीचे कर दिया। देयर इज़ एन अपथ्रस्ट ऑफ वाटर ऑन द नेल, ऑल्दो ये बॉयन फोर्स लगा रहे बट वो क्या था? कम था। बट द डाउनवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द नेल इज़ ग्रेटर, ग्रेविटेशनल पुल जो था ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू बॉयन फोर्स, सो ये क्या कर गई? सिंक कर गई। ठीक है, अब ये कॉर्क वाला है। तो कॉर्क जो है फ्लोट करेगी और नेल सिंक क्यों करेगी? क्योंकि उनकी डेंसिटी का डिफरेंस है। जो डेंसिटी होती है सब्सटेंस की, ये चैप्टर 1 में पढ़ा था, इज़ डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, मतलब डेंसिटी मास पे डिपेंड करती है बेसिकली। सो जो डेंसिटी थी कॉर्क की वो लेस थी एज कम्पेयर टू उसकी आयरन नेल की, तो वो फ्लोट कर गई। एंड जो डेंसिटी थी कॉर्क की वो कम थी डेंसिटी ऑफ वाटर की भी। ठीक है, दिस मीन्स जो अपथ्रस्ट है वाटर का, जो बॉयन फोर्स है कॉर्क का, वो क्या है? ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। सो ये क्या कर गई? फ्लोट करेगी। 2-3 बार इस वीडियो को देखना सो दैट आपको बॉयंसी का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। बहुत ईजी सा है, ऐसा नहीं कि कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, समझने वाला होना चाहिए। The density of iron nail is more than the density of water. This means that the upthrust of water on the iron nail is less than the gravitational force, so it sinks. Therefore जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं डेंसिटी, जिनकी जो हमारी डेंसिटी होती है जो लेस देन होती है वाटर की, वो फ्लोट करते हैं, जिनकी ज़्यादा होती है वो हमारे सिंक करते हैं। ठीक है, अब ज़रा मैं करवाई थी, उसी का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, दैट जो सबमरीन होते हैं ना, उनका एक बॉयंसी टैंक होता है। तो जब जो सबमरीन होती है ना वो नीचे जा रही होती है, पानी के अंदर जा रही होती है, तो वो क्या कर देती है? उस टैंक को भर लेती है, जिससे उसका वेट ज़्यादा हो जाता है और वो सिंक कर लेती है। और जब उसको ऊपर आना होता है तो वो उसको खाली कर देती है, जिससे उसकी डेंसिटी कम हो जाती है और वो ऊपर आ जाती है और फ्लोट करने लगती है। सो सबमरीन्स हैव बॉयंसी टैंक व्हेनेवर द सबमरीन नीड्स टू बी taken inside the water, the tank is filled with, thus increases the weight of the submarine. और जब उसे क्या जाना होता है? above water, then the tank is emptied, the weight of the submarine becomes lighter and it rises above the water. ऐसी शिप्स में होता है। अब आप क्या होंगे कि मैम अगर हम शिप्स की बात करते हैं तो शिप्स जो होती है दे आर हेवियर देन द वाटर, देन वाई डू नॉट सिंक? तो देखो वो इसलिए सिंक नहीं करती क्योंकि वो इस तरह से डिज़ाइन की गई है कि उनकी एक यूनिक शेप है। दे आर डिज़ाइन इन सच अ वे कि वो सिंक नहीं करती, बट देयर यूनिक शेप गिव्स देम ए लार्ज वॉल्यूम, जिनकी वजह से उन्हें वॉल्यूम मिल जाती है। अब जस्ट बिकॉज उनके वेट से उनकी जो वॉल्यूम होती है वो ज़्यादा होती है, तो वो क्या कर लेती हैं? फ्लोट करती हैं। ओके, सो ये चीज़ें कॉन्सेप्ट इन्होंने बताया गया है। अब हम पढ़ेंगे आगे, जो कि एक प्रिंसिपल है वो मैं बताई से रिव्यू देती हूँ। इससे पहले मैं आपको पूरा समझाऊँ। देखो, अगर ये मेरा पानी का लेवल है और इस पर मैंने हाथ डाला तो जितना पानी बाहर आया, ठीक है, उतना मेरा फोर्स लगा था। हमने ये जो निकाल लिया ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, या बॉयंसी फोर्स, लेकिन कितना फोर्स? तो जो हाथ डालने पे जितना फोर्स जितना पानी बाहर आया, अगर 2 किलो का वाटर बाहर आया मतलब 2 किलो का पानी हमने 2 किलो का पानी बाहर आया, 2 किलो का फोर्स लगाया। और अगर इसमें एक्सेस पानी हो ही ना तो देखो, अगर हमारा पानी इतना कम है तो और ऑब्जेक्ट डालने पे उसका लेवल इधर तक रेस हो गया, मतलब ये जो डिफरेंस है इतना फोर्स लगा है। बेसिक तो मैंने समझा दिया है। अब ज़रा एक इन्होंने एक्टिविटी परफॉर्म की गई है। आपने वो देखा है बच्चों के टॉयज़ में एक बॉल होती है ऐसे, उसमें ऐसे स्ट्रेचेबल सा थ्रेड होता है, जिससे वो ना ऐसे वो डालते हैं दूर दूर तो वो स्ट्रेच होता चला जाता है। तो इन्होंने भी ऐसी करने की कोशिश की। इन्होंने एक स्टोन लिया है और उसे जो है बांध लिया है, किससे? रबर स्ट्रिंग के एक एंड से या स्प्रिंग बैलेंस से। ठीक है, उसके बाद उस स्टोन को हमने जो है ऐसे, जैसे आपको 9.6 की फिगर में दिख रहा है ना, रेबिश हुई है, ऐसे इन्होंने कर दिया है। ठीक है, नाउ
नोट द एलोंगेशन ऑफ द स्ट्रिंग, मतलब हमें जो स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग है वो हमें नोट करनी है और उसको अब हमने पानी में छोड़ दिया है कंटेनर में, ठीक है। तो अब अगर हम ऑब्ज़र्व करेंगे देन हमें देखने को मिलेगा दैट जब हमने पहले इसकी रीडिंग नोट की थी तो वो हमारी क्या थी, ज़्यादा थी, लेकिन जब हमने वाटर के अंदर डाला तब जो उसकी रीडिंग थी वो क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, कम हो गई। एलोंगेशन ऑफ स्ट्रिंग और रीडिंग ऑफ द बैलेंस डिक्रीजेज एज द स्टोन इज ग्रेजुअली लोअर्ड इन द वाटर। हाउएवर ऐसा कोई चेंज ऑब्जर्व नहीं होगा जब वो एकदम वाटर के अंदर चली जाएगी, ठीक है। नाउ एज हमें पता है कि एलोंगेशन जब प्रोड्यूस हुई थी स्ट्रिंग या स्प्रिंग बैलेंस में, वो किसके वजह से प्रोड्यूस हुई थी, वेट ऑफ द स्टोन की वजह से, ठीक है। नाउ इधर इतना कुछ है नहीं, हाँ। सो व्हेन ए बॉडी इज़ इमर्स्ड फुली और पार्शियली इन ए फ्लूइड, ये फ्लूइड था उधर, ठीक है, उसे हमने नीचे डाल दिया, इट एक्सपीरियंसेस एन अपवर्ड फोर्स, उसे एक बॉयंसी फोर्स भी मिलेगा दैट इज़ इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। वही वाला मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट समझाया कि कितना फोर्स बाहर निकला, ये वाला, ठीक है। लिखा है जो ये हमारा प्रिंसिपल है, इसकी कई सारे एप्लीकेशंस है, शिप्स को डिज़ाइन करने में, सबमरीन को करने में ये यूज़ किया जाता है। एंड लैक्टोमीटर जो कि यूज़ किया जाता है जिससे जो मिल्क की प्योरिटी होती है ना वो चेक की जाए, ठीक है। एंड हाइड्रोमीटर्स यूज़ किए जाते हैं जिससे हम डेंसिटी पता लगा पाए लिक्विड की, वो इसी प्रिंसिपल पे बेस होती है। तो बेसिकली इसका ये प्रिंसिपल समझ में आ गया दैट जो हमारा फोर्स होता है, दैट जब भी हम एक ऑब्जेक्ट को एक फ्लूइड के अंदर डालते हैं तो वो एक अपवर्ड फोर्स को एक्सपीरियंस करती है जो किसके इक्वल होता है, टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। यही हमारा चैप्टर था, होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने बीच के सारे न्यूमेरिकल्स करवा दिए, आपको एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन दे दी है। एंड अब हम अगली क्लास में इसके जो बुक एक्सरसाइज वाले न्यूमेरिकल्स है वो करेंगे।